दिए बुझाती रही, दिल बुझा सके तो बुझाए, हवा के सामने ये इम्तिहान रखना है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, मोदी सरकार इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आलम ऐसा है कि एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं और मोदी सरकार उस एजेंडे पर ही झूलती नजर आ रही है। बजट सत्र में इस बार साफ नजर आया कि पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हावी रहा और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाले रखा और उनका आक्रामक रुख मोदी सरकार के लिए परेशानी बनता नजर आया। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. आपने भारत माता को बेच दिया और आपको शर्म नहीं आई। राहुल गांधी ने अपने बेखौफ अंदाज में जब यह सवाल सत्ता पक्ष से पूछा तो मानो वहां डर की एक लहर दौड़ गई। राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान बीजेपी सांसद हंगामा करते रहे और आसंदी पर बैठे जगदंबिका पाल के जरिए उन्हें रोकने टोकने के लिए कहते रहे, यानी रोकते टोकते रहे। लेकिन राहुल गांधी को जो मैसेज देश तक पहुंचाना था उसमें वो कामयाब रहे। मैसेज ये था कि अमेरिका के दबाव में मोदी सरकार ने देश के हितों के साथ समझौता किया है। यही वजह है कि अब पीयूष गोयल कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे नाकाबिल इंसान को कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया है। रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी के रवैये को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। किरण रिजिजू उन पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की घुड़की देते हैं और फिर पलट जाते हैं। इसके बाद मोदी के बचाव में निशिकांत दुबे को आगे किया जाता है और बात फिर से राहुल गांधी की सांसदी खत्म करने पर पहुंच जाती है। राहुल बीजेपी के इन पैतरों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं और इस बार तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि कुछ भी कर लो, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है। देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। अब राहुल तो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन उन्होंने जो एजेंडा सेट कर दिया है उसमें एक बार नहीं बल्कि कई बार पीएम मोदी और बीजेपी अपने ही फैसलों से पलटते दिखे। इसके बाद एप्स्टीन फाइल्स पर मोदी सरकार ने बड़ी गलती कर दी। केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में अब तक हुए खुलासे में कम से कम 163 बार सामने आया है। लेकिन इस कुख्यात अपराधी से नाम जोड़ने के बाद हरदीप पुरी से इस्तीफा लेने की जगह उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सामने किया गया। इसके बाद तो बीजेपी का ऐसा घेराव हुआ कि अब उसे खुद को बचाने के लिए जगह जगह नहीं मिल रही है। कहें तो जगह जगह हरदीप पुरी खुद ही जा रहे हैं। एक बार सुनिए पवन खेड़ा ने कैसे हरदीप पुरी और एप्स्टीन पर सवाल उठाए हैं। कहते हैं साहब ज्यादा बात नहीं हुई एप्स्टीन से। एक इंटरव्यू में यह भी कहा, मैं उनके इंटरव्यू के कुछ एक्सर्प्ट्स सामने रख रहा हूं, 1-2 ईमेल और 3-4 मुलाकातें। झूठ, सरासर झूठ। कल एक इंटरव्यू था, अंग्रेजी के एक चैनल पे था, कहते हैं मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगी। झूठ। मैं आपके सामने ये 46 पन्ने मैंने कम किए हैं, आपको मैं भेजूंगा, आपके नंबर्स पे मोबाइल्स पे आ जाएगा। जेफ, कैन आई सी यू? जेफ, आर यू इन टाउन? भाई आप तो कह रहे हैं आपने कभी अपॉइंटमेंट मांगी ही नहीं, वो बुलाते थे तब जाते थे आप, तो ये क्या हो रहा है? जेफ, कैन आई सी यू? क्या आप पर मोदी का दबाव था कि जाइए एप्स्टीन से मिलिए? आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का नाम इस हफ्ते नहीं आया है बल्कि कई महीनों से इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी सरकार इस मुगालते में थी कि बहुत सी बड़ी खबरों की तरह यह खबर भी दब जाएगी, इसीलिए अब तक हरदीप पुरी ने भी इस बारे में मुंह नहीं खोला। लेकिन राहुल गांधी के बुधवार को दिए भाषण में जैसे ही अनिल अंबानी और हरदीप पुरी का नाम आया,
मोदी सरकार को समझ आ गया कि वो अब फंस चुकी है। आनन फानन में हरदीप पुरी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना बचाव किया और उसके बाद कई मीडिया हाउसेस में इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि खुद को बचा सकें, लेकिन इस बार मामला आर पार का बन गया है। ऐसा लग रहा है कि हरदीप पुरी जाएंगे तो अपने साथ पूरी सरकार को लेकर जाएंगे, यानी पूरी नरेंद्र मोदी की सरकार को भी डुबाएंगे। और अगर मोदी इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो फिर उन्हें पुरी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल के सेट किए एजेंडे में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है, और यह भी समझेंगे कि आखिर एप्स्टीन फाइल्स से क्या अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील का कोई कनेक्शन है। क्या बुरे हाल में फंस गई है नरेंद्र मोदी की सरकार? लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि राहुल गांधी ने ट्रेड डील में किसानों को हो रहे नुकसान के बारे में क्या बताया है। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी US कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। बांग्लादेश के लिए 0% टैरिफ और भारत के लिए 18% टैरिफ का जो खेल अमेरिका ने किया है उसे मोदी सरकार देश के लिए फायदेमंद बता रही है। साथ ही ये भी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सीधा सा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी किसानों को गुमराह कर रहे हैं तो फिर देश भर के किसान नेताओं ने राहुल गांधी से संसद परिसर में मुलाकात क्यों की? आपको बता दूं कि कम से कम 17 किसान संगठन के नेताओं ने राहुल गांधी से मिलकर इस ट्रेड डील से होने वाले नुकसान का अपना डर जाहिर किया और इस बात की चर्चा की कि क्या किसानों के हित के लिए फिर से देशव्यापी आंदोलन की जरूरत है। अगर 2020 की तरह किसान फिर से सड़कों पर उतर जाएं तो इस बार मोदी सरकार की विदाई तय हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ मनरेगा खत्म करने के कारण मजदूर मोदी सरकार से नाराज हैं और दूसरी तरफ ट्रेड डील के कारण किसान और छोटे मध्यम व्यापारी भी सरकार से नाराज हैं। इसके अलावा जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों और पिछड़ों के बीच लड़ाई सड़क पर आ चुकी है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा चिंताजनक हो रहा है, सेना को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इन सब पर मोदी सरकार के लिए गुस्सा पहले ही बढ़ चुका है। और अब एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे ने मोदी सरकार को एकदम ही बैकफुट पर ला दिया है। पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरदीप पुरी और जेफरी एप्स्टीन के तार कैसे जुड़े हैं न केवल यह बताया है बल्कि यह भी बता दिया कि इसमें मोदी कैसे थर थर मोदी बन चुके हैं। सुनिए जरा। मैं आज सुबह यहां सोच रहा था, बहुत सारे नारे, वो स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो मोदी जी देते हैं, मोदी जी के बारे में जो एक नारा जिससे उनका करियर शुरू किया इन्होंने, दिल्ली का करियर, घर घर मोदी। लेकिन आप फॉरेन पॉलिसी देखिए, आप ट्रेड डील देखिए, आप ऑपरेशन सिंदूर की परिस्थितियां देखिए, सीजफायर की, तो जो चीज, जो वाकया डर हर हर मोदी से शुरू हुआ, घर घर मोदी से शुरू हुआ, वो थर थर मोदी है। तनाव है, आंखों में भय है, डर है। मोदी जी क्यों डरते हैं आप? हरदीप पुरी तो चलिए आप हटा भी देंगे इनको, लेकिन क्या ये फाइलें, इन फाइलों में ऐसा कुछ दफन है जिससे मोदी जी वो नहीं रहे जो 2014 से 19 के बीच में थे? कुछ तो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सबके मन में सवाल हैं और सवालों के जवाब आज नहीं तो कल आएंगे। ट्रूथ हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ कमिंग आउट, इट डज कम आउट ऑलवेज। तो मोदी सरकार के दबाव में मीडिया में इस मसले को दबाया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया मोदी सरकार की पोल खोल रहा है। दरअसल हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच के ताल्लुकात कैसे थे, इसका खुलासा हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी कारोबारी रीड हॉफमैन के बीच ईमेल के जरिए हुई बातों से हुआ है।
पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि 23 जून 2014 को जेफरी एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को एक ईमेल में लिखा था कि मैंने टेडजे से बात की, रीड हॉफमैन भारत आने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जून से अक्टूबर 2014 के बीच एप्स्टीन, हरदीप पुरी और रीड हॉफमैन के बीच ईमेल के जरिए संवाद चलता रहा। इसके बाद 4 अक्टूबर 2014 को हरदीप पुरी और रीड हॉफमैन की मुलाकात हुई। खेड़ा का आरोप है कि इन ईमेल से ये संकेत मिलता है कि रीड हॉफमैन की भारत यात्रा से जुड़े फॉलोअप और व्यवस्थाओं का काम हरदीप पुरी देख रहे थे, जबकि शुरुआती संवाद और समन्वय में जेफरी एप्स्टीन की भूमिका दिखाई देती है। पवन खेड़ा ने दावा किया कि 5 अक्टूबर 2014 को हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को भेजे एक मेल में बैठक की जानकारी देते हुए लिखा, 14 सितंबर 2015 के सप्ताह में भारत यात्रा तय की गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि रीड हॉफमैन ने उस सप्ताह भारत आने पर सहमति जताई थी। रीड हॉफमैन ने 28 सितंबर 2015 को नैस्कॉम के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। इन तथ्यों के आधार पर पवन खेड़ा ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या हरदीप पुरी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एप्स्टीन से बातचीत कर रहे थे? क्या एप्स्टीन इस संवाद में किसी तरह की भूमिका निभा रहे थे? क्या इस प्रकार के संपर्क की किसी सरकारी एजेंसी ने जांच या आपत्ति की थी? कांग्रेस ने अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि ये ईमेल रिकॉर्ड सार्वजनिक दस्तावेजों का हिस्सा हैं। आपको बता दूं कि हरदीप पुरी ने भारत की व्यापार नीति की दुविधा और घरेलू सुधार की भूमिका शीर्षक से एक लेख लिखा, जो 16 फरवरी 2017 को कार्नेगी इंडिया की वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ। उसी रात उन्होंने कई लोगों को ईमेल भेजा। इस सूची में तीसरे नंबर पर यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन का नाम था। उसे उस समय तक यौन अपराधों में सजा सुनाई जा चुकी थी। सवाल यह है कि आखिर हरदीप पुरी को वो लेख एप्स्टीन को भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? यह भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर हरदीप पुरी ये संवाद या ईमेलबाजी किस औपचारिक या अनौपचारिक हैसियत से कर रहे थे। हालांकि एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में एप्स्टीन को किए गए ईमेल के सवाल पर हरदीप पुरी ने कहा है कि ये लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन के साथ हुई बातचीत है और मैं एक आम नागरिक था जब मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं लॉस एंजलिस में उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा कि भारत डिजिटल इनोवेशन, इंटरनेट के प्रसार, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पर चर्चा करना चाहते थे। ये पूरी तरह प्रोफेशनल था। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब हरदीप पुरी खुद को आम नागरिक मान रहे थे तो किस हैसियत से उन्होंने डिजिटल इंडिया या मेक इन इंडिया पर एप्स्टीन और रीड हॉफमैन से चर्चा की? ऐसे में अमेरिका में लाखों आम भारतीय रहते हैं, जिनमें से कई कारोबारी और टेक एक्सपर्ट भी हैं। फिर पुरी में ऐसा क्या खास था कि इन एक्सपर्ट्स या एम्बेसी के लोगों को छोड़कर उन्होंने एप्स्टीन और हॉफमैन से चर्चा की? एप्स्टीन से मुलाकात की बात तो पुरी ने खुद स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा है कि मई जून 2009 से 2017 तक न्यूयॉर्क में मेरे 8 साल के दौरान उस व्यक्ति से मेरी कुल 4 मुलाकातें हुई। मैं आतंकवादियों से संपर्क में रहा हूं। क्या इससे मैं आतंकवादी हो जाता हूं? उन्होंने लिट्टे चीफ वेलुपिल्लई प्रभाकरन से बातचीत का उदाहरण दिया, जो उनके काम का हिस्सा था। पुरी ने यह भी कहा कि एप्स्टीन के बारे में उन्हें 2013 तक कोई खास जानकारी नहीं थी। जैसे ही उनकी गलत हरकतें सामने आई, उन्होंने सारे संपर्क तोड़ दिए। ऐसा लग रहा है कि एप्स्टीन मामले से खुद को बचाने के लिए पुरी जितने तर्क दे रहे हैं उससे ज्यादा फंस रहे हैं। एप्स्टीन को 2008 में ही यौन शोषण से जुड़े अपराधों के लिए सजा हो चुकी थी और तब तक हरदीप पुरी फॉरेन सर्विस से रिटायर भी नहीं हुए थे। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर वो कैसे अधिकारी थे जिन्हें एक सजा याफ्ता इंसान के बारे में 5 साल बाद जाकर पता लगा, और अगर 2013 में सब कुछ पता चल गया था तो फिर 2017 तक पुरी ने एप्स्टीन से बात या मुलाकात क्यों की? सवाल ये नहीं है कि पुरी उस दरिंदे इंसान से 1 बार या 4 बार मिले। सवाल यह है कि आखिर मिले क्यों? हरदीप पुरी का कहना है कि फाइल में नाम आने से कोई गलत मतलब नहीं निकाला जा सकता है, जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने भी डिस्क्लेमर में लिखा है कि नाम आने का मतलब गलत काम नहीं है। पुरी का कहना है कि यह सब प्रोफेशनल नेटवर्किंग था, कोई गलत इरादा या कनेक्शन नहीं था। चलिए मान लिया कि यह सब कुछ बिल्कुल प्रोफेशनल था और एप्स्टीन के काले कारनामों से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी सवाल तो उठता ही है कि अगर अपनी सच्चाई पर पुरी को इतना यकीन है तो फिर इतने वक्त तक चुप्पी क्यों साधे रखी? क्यों पहले ही आकर सब कुछ खुलकर नहीं बताया? जब राहुल गांधी ने संसद में कहा तब बीजेपी के लोगों ने हल्ला मचाकर क्यों उन्हें बोलने से रोका, और क्यों एप्स्टीन से जुड़ी किसी भी बात पर मोदी सरकार चर्चा ही नहीं कर रही है? एप्स्टीन से हरदीप पुरी कितने बार मिले, ये बात पुरी खुद पहले ही बता देते, तब तो उन पर उतने सवाल नहीं उठते। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद सारी सफाई पेश करने की जरूरत पड़ी। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में होने के कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी को अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब सरकार इस बड़े आरोप से केवल यह कहकर बरी नहीं हो सकती थी कि राहुल ने झूठ बोला या बेतुके आरोप लगाए। कुल मिलाकर दिख रहा है दोस्तों कि इस समय राहुल गांधी ने एजेंडा सेट कर दिया है और मोदी सरकार उसमें फंसने से खुद को बचा नहीं पा रही है। खैर, शायर हसन अकबर कमाल ने ठीक ही फरमाया है कि बहुत हंसे मेरे इस फैसले पे साया नशी, बहुत हंसे मेरे इस फैसले पे साया नशी कि सर पे धूप को अब साएबान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।